आज बात करते हैं एनर्जी बैंड्स के बारे में जो कि सेमीकंडक्टर के चैप्टर में पहला ही कंसेप्ट है। तो पहले हम जानते हैं एनर्जी लेवल्स के बारे में, फिर एनर्जी बैंड की बात करें। जैसा कि हम देखते हैं कि कोई भी एटम है, उसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं अलग अलग शेल्स में, अलग अलग ऑर्बिट्स में, और हर एक ऑर्बिट की अपनी अलग एनर्जी होती है। सबसे लोएस्ट एनर्जी है सबसे अंदर वाले ऑर्बिट की, उससे बाहर वाले ऑर्बिट में और ज़्यादा एनर्जी होती है, उससे बाहर वाले ऑर्बिट की एनर्जी और ज़्यादा होगी। जैसे जैसे बाहर चलते चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ती चली जाती है। तो इससे पता लगता है कि जो एटम के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलग अलग एनर्जी लेवल में होते हैं, उनकी एनर्जी अलग अलग होती है। अब आपने पढ़ा है पहले भी कि हर एक ऑर्बिट भी एक सिंगल चीज़ नहीं होती, उसमें भी बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं। आपने देखा है 1s 2s देन 2p 3s 3p 4s। तो इन सारे ऑर्बिटल्स की भी अपनी अपनी अलग अलग एनर्जी लेवल है, सबकी एनर्जी अलग है। तो इलेक्ट्रॉन, ये डायग्राम हमने क्यों बनाया था कि इलेक्ट्रॉन जब भी हम जो फिल करता है एटम के चारों तरफ, लोएस्ट एनर्जी लेवल में जाता है, उसके बाद हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाता रहता है। तो कहने का मतलब यही है कि किसी भी एटम के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होता है अलग अलग ऑर्बिट में होता है, ऑर्बिट की भी एनर्जी लेवल्स अलग अलग होते हैं, और हर एक सिंगल ऑर्बिट को भी अगर ले लें तो उसके अंदर भी कई एनर्जी लेवल्स होते हैं जिन्हें हम अलग अलग ऑर्बिटल्स कहते हैं। अब जैसे आप देखें, ये हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो उसमें इसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्जॉर्ब करके और ऊंचे लेवल्स में जंप करता है, फिर वापस लौट कर आता है, तो एक एनर्जी एमिट करता है, उसके लिए दिया है। तो ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन। लेकिन वो सिंगल इलेक्ट्रॉन भी कितने सारे एनर्जी स्टेट्स में एक्साइट होकर जा सकता है, आप देखें। The energy of an electron in the orbit does not change with the time. However, the electron will move from lower stationary state to a higher stationary state when required amount of energy is absorbed by the electron, or energy is emitted when electron moves from higher stationary state to the lower stationary state. इसमें आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस फोटो को दिखाने का मतलब सिर्फ यही है कि उस हाइड्रोजन एटम के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन भी कितने कितने डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में जंप करके जा सकता है, और जब वो अपने हायर एनर्जी लेवल से जंप करके वापस आता है, तो एक पर्टिकुलर वेव फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की एमिशन करता है, जिसको हमने अलग अलग नाम दिए हैं, जैसे लाइमन सीरीज है, बामर सीरीज है, पास्चन सीरीज। सो मैनी डिफरेंट energy levels are there for hydrogen spectrum even. So that means even in the orbitals, the electron may exist in different energy states. So nowhere it is a single thin line, it is a big highway. Can you see this photograph? This is a highway. How many lanes are there? Is it a single line only? क्या एक सिर्फ एक पतली सी सीधी रेखा है? नहीं। कितनी चौड़ाई है इसमें? इसमें जो सेंटर की तरफ है, जो हाईएस्ट स्पीड के व्हीकल जाएंगे, बीच में है मिडिल स्पीड के जाएंगे, बाद में है उसमें कम स्पीड वाले जाएंगे, लेकिन कहलाती है सिंगल सड़क ही है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है किसी भी एक ऑर्बिटल में भी, उसमें भी मल्टीपल उसकी लेन्स होती हैं। एक हाई एनर्जी लेन, एक बैंड होता है उसका कि इतने के अंदर में है तो ठीक है, अगर उससे ज्यादा एनर्जी हो गई उस बैंड के बाहर, तो वो जंप करके दूसरे रोड पर चला जाएगा। ठीक है ना? तो किसी एक एनर्जी लेवल में, एक एनर्जी बैंड में बहुत सारे एनर्जी लेवल्स पॉसिबल हो सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें, ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का अराउंड द न्यूक्लियस. कैन यू से दिस इज द ऑर्बिट शोन इन येलो कलर. ओके, तो आप बता सकते हैं कि ये जो एक बहुत पतली लाइन तो नहीं है, एक मोटा सा बैंड है. तो इसमें बैंड में अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन है और इसके बाहर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन है, क्या इनका एनर्जी लेवल सेम है? नहीं, इनमें हर एक का एनर्जी लेवल अलग अलग होगा. किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल सेम नहीं हो सकता. अच्छा, हमने बात की अभी एनर्जी लेवल्स की बात हमें पता चल गई कि, और एनर्जी बैंड की बात पता चल गई. एनर्जी बैंड एक बहुत सारे एनर्जी लेवल्स का एक जो एक साथ हमने क्लब करके हम बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एनर्जी बैंड. तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑर्बिट है, आउटर आउटर ऑर्बिट है या आउटर शेल है, दैट इज ऑल्सो एन एनर्जी बैंड. उसके अंदर वाला जो शेल है, दैट इज अनदर एनर्जी बैंड. ओके, फॉर एग्जाम्पल किसी एटम में अगर खाली 4 ऑर्बिट्स हैं, तो उसमें 4 मोटे मोटे एनर्जी बैंड हो गए. उन 4 के अंदर और एनर्जी लेवल्स होंगे, इन्फिनिट हो सकते हैं. ठीक है, जैसे कि ये दिखाया है इस डायग्राम में, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम सिस्टमेटिकली आपको बताता हूं. ये सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में दिया गया है, सेमीकंडक्टर. अगर, और यहां पर ये दिया गया है कि इस साइड में उनके एनर्जी लेवल्स और बैंड की क्या कंडीशन है, वो तब कहा जाएगा जब वो आइसोलेटेड एटम्स के रूप में है. यानी अगर सिंगल एटम सिलिकॉन और जर्मेनियम का अलग कर दिया है, तो उसके आउटर शेल में हम देखते हैं. आउटर शेल में ही क्यों देखते हैं, पहले तो हम ये बता दें, उसके बाद बात करते हैं इसकी. आउटर शेल में ही इसलिए देखते हैं क्योंकि जो क्रिस्टल होता है, क्योंकि जब सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो हम सॉलिड की बात करते हैं, क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करेंगे वो सॉलिड यूज करेंगे, क्रिस्टल यूज करेंगे. तो क्रिस्टल को फॉर्म करने के लिए कौन से इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं? जब एटम्स करीब आते हैं तो उनके सबसे बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आपस में रिएक्शन करते हैं, वो आपस में बॉन्ड्स बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकते हैं, अट्रैक्शन करके बाइंड करके रखते हैं एक दूसरे एटम्स को, तो जिससे कि क्रिस्टल लैटिस बनती है और वो एक क्रिस्टल की फॉर्म लेता है. तो इसको सॉलिड क्रिस्टल बनाने के लिए सिर्फ आउटर इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं. इसीलिए हम खाली आउटर इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल. ओके, यहां पर आप देख सकते हैं कि जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ने आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना के क्रिस्टल लैटिस बनाई हुई है. ये ट्रू है सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए. तो जब क्रिस्टल नहीं बना होता है तब क्या होता है, तब जो होता है आउटर शेल में, आपको पता ही है 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम में. उनमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एस ऑर्बिटल में होते हैं. ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में है, और 2 इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में है. लेकिन एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? किसी भी एक एस इलेक्ट्रॉन, एस ऑर्बिटल में खाली एक ऑर्बिटल होता है, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. इसलिए इस वाले स्टेट में खाली 2 पॉसिबल स्टेट्स हैं, और वास्तव में यहाँ पर खाली 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इन दो में से किसी भी स्टेट में हो सकता है. इसी तरह से जो पी ऑर्बिटल है, तो पी ऑर्बिटल 3 होते हैं, 3 पी ऑर्बिटल, और हर और पी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो इसलिए उसमें 6 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो सकते हैं मैक्सिमम पी ऑर्बिटल में, लेकिन 6 होते नहीं है, इसमें खाली 2 होते हैं. तो 6 ऑर्बिटल्स तो हैं, 6 ऑर्बिटल का मतलब है वो एनर्जी लेन्स, जैसे कि यहां पर दिखा गया है. अब ये खाली सड़क पड़ी है, इस पर कोई गाड़ी नहीं है, तो कोई जरूरी थोड़ी है लेन बनी है तो इसमें गाड़ी चले ही चले. लेकिन हाँ, इस पर भी गाड़ी चल सकती है, इस पर भी गाड़ी चल सकती है, इस पर भी गाड़ी चल सकती है. ऐसे ही वो पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, और उनमें से किसी में भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है. इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, रैंडमली. तो इसीलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इनके लिए 6 लेन्स बनी हुई हैं, उन 6 में से किसी पर भी ये दौड़ते रहते हैं.
ये कंडीशन है जब वो आइसोलेटेड एटम है। तो और ये इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट जो इसका जो बैंड है वो नैरो है। क्या देख रहे हैं इसके जो लाइन है वो नैरो है। नैरो का मतलब क्या है, इसमें एनर्जी के जो वेरिएशन है बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है। अगर उससे ज्यादा एनर्जी वेरिएशन होता है तो वो जंप करके दूसरे स्टेट में चला जाएगा। ठीक है ना। लेकिन अगर हम उन एटम्स को और करीब लाते चले जाएं तो एक रीजन बी आता है फिर बीच में, जबकि ये जो पतले एनर्जी लेवल है वो चौड़े होने लगते हैं। चौड़े होने का मतलब क्या है? चौड़े होने का मतलब है रिलेटिव एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कि उस एस शेल में जिसमें कि खाली एक लिमिटेड एनर्जी गैप में ही इलेक्ट्रॉन रह सकता था, उससे अगर जरा सी भी एनर्जी ज्यादा हुई तो जंप करके वो अगले वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा। लेकिन अब इस स्थिति में इसके लिए बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं कि इतनी इससे कम एनर्जी पर भी वो एस ऑर्बिटल में, इससे बढ़ाओगे तब भी एस एस ऑर्बिटल में, इसके बाद वो जंप करके पी में जाएगा। ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन ये एटम पास आते चले जाए तो कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि इसमें जो ओरिजिनल एटम था खाली अकेला था, उससे भी अगर बहुत कम एनर्जी लेवल है तब भी वो एस ऑर्बिटल में रहेगा। यहाँ पर इससे एनर्जी लेवल कम होता तो वो पिछले ऑर्बिट में जाना था या कुछ कोई प्रॉब्लम होती है, इससे कम हो ही नहीं सकती थी उसकी एनर्जी, कहने का मतलब पॉसिबिलिटी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर इसकी एनर्जी उससे भी कम हो सकती है। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। अब ये आप ये बताओ यहाँ से यहाँ तक आप कितने डॉट लगा सकते हो? हाउ मेनी पॉइंट्स यू कैन पुट इन बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट? दिस इज द एनर्जी बैंड इन दिस जोन। सो यू कैन पुट इन्फिनिट डॉट्स। छोटे 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 एनर्जी चेंजेस हो सकते हैं। ओके। सिमिलरली जो दूसरा वाला इसका अपर वाला था, इसमें भी इन्फिनिट लेवल्स ऑफ एनर्जी हैं। लेकिन इससे भी आगे जाए, अभी भी दो अलग अलग वो बने हुए हैं, एक एस वाला एक पी वाला। यहां पर आएंगे तो यहाँ दोनों मर्ज कर गए, यहाँ पर कोई चेंज नहीं रहा। तो इसीलिए इन्होंने क्या कर दिया, 8n स्टेट्स है, 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके चारों इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन या जर्मेनियम के। अगर एटम्स के बीच की दूरी इतनी हो जाए तो वो उनके बीच में आर्बिट्रेरी इतने सारे जो लेन्स खुल जाती हैं, इतने ज्यादा पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स हो सकती हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं उसमें। और 8n स्टेट्स का मतलब क्या है कि ये जो आठों जो डिफरेंट डिफरेंट है वो है इसमें। और उन 8 के अंदर भी बहुत छोटे 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 एनर्जी डिफरेंसेस हैं बीच में। ठीक है। कहने का मतलब ये कि मान लो ये सड़क जो है आगे जाकर कहीं ऐसे ऐसी जगह पर पहुंच जाए खुले मैदान में, और ये सड़क वहां पर जाके गुम हो जाए और वो पूरा खुला मैदान पड़ा है, तो आपकी गाड़ी क्या सीधी लाइन में जाएगी? वो हजारों तरीके से इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड ऑफ कार और योर रिक्वायरमेंट यू कैन मूव एनी डायरेक्शन। सो दैट इज अ थिंग। लेकिन यहाँ पर आप इसके बाहर नहीं जा सकते, इसके बाहर नहीं जा सकते। इसके बीच में आप जो है 20-30 कंडीशन हो सकती है कि आप अपनी गाड़ी के 2 टायर यहाँ भी चला सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ट्रैफिक रूल्स के अगेंस्ट है। लेकिन इसमें कम से कम 20-30 डिफरेंट पोजीशंस हो सकती है ना इसके बीच में। थोड़ा बिल्कुल किनारे से हटके, थोड़ा सा किनारे से इधर, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर। इसी तरह से ये एनर्जी बैंड की सिचुएशन है। ओके। तो यहां पर ये है। और इससे करीब जब जाते हैं, जो एक्चुअल इसकी डिस्टेंस है, ये लिखा है एक्चुअल स्पेसिंग इन द क्रिस्टल। तो यहां पर पॉसिबल हाईवे क्या है उस इलेक्ट्रॉन्स के, पॉसिबल एनर्जी लेवल्स क्या है जिसमें इलेक्ट्रॉन हो सकता है, उसके आगे नहीं हो सकता और उससे पीछे नहीं हो सकता। तो वो एनर्जी, पॉसिबल एनर्जी जो लेवल्स हैं वो दो हिस्सों में बट जाते हैं कि इन दो स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है। एक लो एनर्जी वाला लेवल है, इसे बोलते हैं कंडक्शन, न इसे बोलते हैं वैलेंस बैंड। और ये भी छोटा मोटा नहीं है, काफी वाइड है, यानी इन्फिनिट एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं इसमें। और इसके बाद एक गैप है, इस गैप में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। या तो सफिशिएंट एनर्जी दें तो जंप करके इसमें पहुंचे, अदरवाइज वो अपर लेवल पर ही टिका रहेगा। ठीक है। अपर लेवल टिका रहेगा, उसके बाद और एनर्जी दोगे तब भी टिका रहेगा, और दोगे एनर्जी तब भी टिका रहेगा, तभी जंप करेगा जब वो उस एनर्जी गैप के बराबर एक्स्ट्रा एनर्जी उसे मिल जाएगी, एक साथ जंप करेगा वो।
जबकि इस बैंड में वो धीमे धीमे जितनी एनर्जी दोगे धीमे 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 मूव करता रहेगा, यहाँ पर रुक जाएगा। यहाँ पर एक साथ एनर्जी देते हो, एनर्जी देते हो, एनर्जी देते रहो, फिर जब परफेक्ट एनर्जी आएगी तब तब जंप करके वो कंडक्शन बैंड में जाएगा। ये दूसरा जो बैंड है दैट इज कंडक्शन बैंड। तो एट द level of actual spacing or of the atoms, the energy band of the electrons in the solids get divided into two bands, and the lower energy band is called as valence band. तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एटम्स के चारों तरफ ही बने रहते हैं, और कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन रिलेटिवली फ्री होते हैं मूव करने के लिए, वो अपने एटम से दूर भी जा सकते हैं। इसीलिए जो कंडक्टर्स होते हैं उनके जो कंडक्शन बैंड है उसमें इजीली इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए। ओके, ये आपको समझाने के लिए मैंने बनाया था, वो हम समझा ही चुके हैं पहले। अब ये भी आपकी बुक से है, इसमें कहा इन्फिनिटली लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स और एनर्जी लेवल्स आर पॉसिबल इन द कंडक्शन बैंड। ओके, लेकिन एक खास बात है कि किसी भी कंडक्शन बैंड में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि किसी भी एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, मान लो ये पूरा एक ऑर्बिटल ही है। ओके, तो अगर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां है, तो उसके निचले वाले एनर्जी लेवल में एक साथ नहीं हो सकते। ओके, तो किसी भी एक एनर्जी लेवल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, कहने का मतलब है ये। और इन्फिनिटली लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स आर or energy states are possible. So this is the conduction, this is the valence band, or this is the conduction band in which is empty at a 0 degree Kelvin in case of semiconductors. और जो वैलेंस बैंड का सबसे हायर एनर्जी लेवल है उसे EV से डिनोट किया है, और जो कंडक्शन बैंड का सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल है उसे EC से डिनोट किया है। तो वैलेंस बैंड से किसी इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसे कहते हैं एनर्जी गैप। अगर एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन को दे दें तो वो जंप करके सीधे कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वो अपने एटम को छोड़कर लूज फ्री हो जाएगा मूव करने के लिए। और उस पर अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लगाएं उस कंडीशन में, जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है तो फ्री है मूव करने के लिए, वो अपने एटम से चिपक कर नहीं रहेगा। और अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो मूव नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने एटम से चिपका रहेगा। अब देखते हैं कि एनर्जी बैंड हमने देख लिया, कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है, और हमने देख लिया कि एनर्जी गैप क्या होता है। तो जो एनर्जी गैप के बेस पर हम डिफाइन कर सकते हैं कि कितने तरह के सॉलिड्स हो सकते हैं। जो कंडक्टर्स होते हैं, जो बेसिकली मेटल्स जो होते हैं, उसमें जो एनर्जी गैप होता है वो जीरो होता है। या तो एनर्जी गैप जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैपिंग करे रहते हैं, या फिर दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो जीरो होती है। जो पहला फोटोग्राफ दिया गया वो मेटल का है, वो भी मेटल का है, ये भी मेटल का है। इसमें जो है आप देखें, जो कंडक्शन बैंड का जो लोअर लिमिट है और वैलेंस बैंड की जो अपर लिमिट है वो सेम लाइन है, यानी कि जो एनर्जी गैप है दैट इज नॉन एग्जिस्टेंट हियर। एनर्जी गैप इज इक्वल टू जीरो हियर। सो देयर इज नो एनर्जी गैप इन कंडक्टर्स। और ये दूसरा डायग्राम है, इसमें क्या क्या कहा गया है, जो कंडक्शन बैंड है उसका जो लोअर लिमिट है और जो वैलेंस बैंड है उसकी जो अपर लिमिट है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। यानी कि ये जो एरिया है ये वैलेंस बैंड में भी है बीच वाला, और कंडक्शन बैंड में भी है, क्योंकि ये ओवरलैप है। इसका मतलब उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो साथ के साथ कंडक्शन बैंड में भी है। तो अगर आप बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा तो इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू कर देंगे और इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाएगी। तो ये कंडक्टर का जो है एनर्जी बैंड डायग्राम है। बेसिकली हम ज्यादातर ये वाला यूज करते हैं। हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स हैं, मेटल्स हैं, उनमें जो एनर्जी बैंड है
कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड वो एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए रहते हैं, या कह सकते हैं कि जो जो कंडक्शन बैंड का जो लोअर लेवल है ईसी है, वो उसके वैलेंस बैंड के अपर लेवल से भी नीचे होता है, यानी कि दोनों बैंड ओवरलैप किए रहते हैं। In case of semiconductor and insulators, there is an energy gap. जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है उन दोनों के बीच में एक एनर्जी गैप होता है दोनों में, लेकिन दोनों में सिर्फ फर्क इतना है कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं उसका उनका एनर्जी गैप जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, और जो इंसुलेटर्स हैं उनका जो एनर्जी गैप है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। तो इसका क्या फर्क पड़ेगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फर्क ये पड़ेगा कि जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है या नॉर्मल वर्किंग टेम्परेचर्स अवेलेबल होते हैं जो पॉसिबल है, उसमें जो थर्मल एनर्जी है उस एनर्जीज को पाकर जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जो पा सकते हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास पा सकते हैं। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है एनर्जी गैप, तो इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब करके जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच सकता है और रूम टेम्परेचर पर थोड़ी बहुत उसमें करंट फ्लो कर सकती है। ऑन द अदर हैंड जो हमारे इंसुलेटर्स हैं या नॉन कंडक्टर्स हैं उनमें एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। कहने का मतलब कि जो नॉर्मल वर्किंग टेम्परेचर्स हैं वो टेम्परेचर अगर हम दें तो भी उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसमें इतनी दम नहीं आ पाती कि वो इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए। हालांकि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है लेकिन काफी काफी गैप होता है जो नॉन कंडक्टर्स होते हैं, और इसीलिए उनमें जो है इलेक्ट्रॉन को कितनी भी एनर्जी दो बाहर से वो जंप करके नहीं जाएंगे, और ज्यादा एनर्जी दोगे तो वो जो लकड़ी है वो जल जाएगी। इलेक्ट्रॉन तो जंप नहीं करेगा, उससे पहले केमिकल रिएक्शन हो दूसरी हो जाएगी उसमें। इसीलिए इंसुलेटर्स होते हैं उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं होता। सो टू समराइज अगेन, इतना लंबा डिस्कशन हमने सिर्फ इसलिए किया कि जैसे आपको समझ में आ जाए कि वास्तव में एनर्जी बैंड या जो एनर्जी लेवल्स का मतलब है क्या। एनर्जी लेवल्स का मतलब खाली एक ऑर्बिटल नहीं है, एक ऑर्बिटल के अंदर भी मल्टीपल एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं, तब भी वो उस ऑर्बिटल के अंदर है। और जब उस ऑर्बिटल के जो एक लिमिट होती है उसके बाहर अगर एनर्जी मिल जाएगी तो वो जंप करके उससे हायर एनर्जी के ऑर्बिटल में जाएगा इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इसका मतलब क्या है, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को मल्टीपल एनर्जी लेवल्स होते हैं किसी एक 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 चीज में है, और कोई ऐसी फिक्स चीज नहीं होती कि एक का मतलब एक, दो का मतलब दो। जैसे इंटीजर हम पढ़ते हैं ना 1 2 3 4 5 6, ऐसा नहीं है। वो एक से और दो के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स हैं ना, 1.2 1.1 1.163 1.001 1.069, ऐसा ही है इसमें। ओके, सो देर आर इन्फिनिट लेवल्स जैसा कि आपकी बुक में ही दिया है। अदरवाइज अगर आप खाली खाली ऑर्बिट और ऑर्बिटल काउंट करो तो इन्फिनिट तो नहीं हो सकते ना। फिर इन्फिनिट तभी हो सकते हैं जब एक और दो के बीच में बहुत सारी छोटे छोटे एनर्जी डिफरेंस वाले पॉसिबल स्टेट्स संभव संभव हो। ओके, बस यही है कि इसकी जो ऑर्बिटल की या ऑर्बिट की एक लिमिट होती है एनर्जी की, उससे उससे पीछे या उससे आगे नहीं जा सकता। उसके अंदर जो है बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। उससे बाहर जाने के लिए उसे अगले जो लेवल का जितनी एनर्जी है उतना जितना एनर्जी गैप है उतना एनर्जी गैप दोगे तब जंप करके जा सकता है, कहने का मतलब ये है। और जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल में जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। तो एटम के चारों तरफ जो नेचुरल एनर्जी लेवल्स थे, एस ऑर्बिटल था, पी ऑर्बिटल था, वो सारे टूट फूट जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। क्योंकि आप देखो ना यहाँ पर जो sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ पर ना तो s ऑर्बिटल रहेगा ना p ऑर्बिटल रहेगा, एक नया ऑर्बिटल बन गया sp ऑर्बिटल, sp3 ऑर्बिटल। और भी दूसरे तरीके हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। उससे भी अगले लेवल की मैथमेटिक्स ये है भाई साहब। जब जब ये क्रिस्टल बनता है तो क्रिस्टल में और करीब आ जाते हैं, और ज्यादा उनके एनर्जी लेवल इतने डिस्टॉर्ट हो जाते हैं कि इन्फिनिटली डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, दो बैंड्स बन जाते हैं। बाकी सब अलग अलग चले जाते हैं, मामला अलग हो जाता है। किसी भी सॉलिड में आप ये कह सकते हैं टू समराइज अगेन। ठीक है, मैं फाइनल समराइज करता हूं अगर पूछा जाए
एग्जाम में अगर पूछा जाए कि एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं और उसके बेस पर मेटल्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स को डिफाइन करें, ये आपका पूछा जाएगा। और आप मतलब की बात करें तो आप ये कह दें कि जो किसी भी सॉलिड क्रिस्टल में जब जब एटम्स करीब आते हैं, एक दूसरे के काफी करीब होते हैं, तो जिससे कि वो एक दूसरे के एनर्जी, जो आउटर शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपस में एक दूसरे के पास आकर दो तरह के एनर्जी बैंड्स बना लेते हैं। उनमें से एक वैलेंस बैंड होता है, दूसरा कंडक्शन बैंड होता है। वैलेंस बैंड इज एट द लोअर एनर्जी लेवल एंड कंडक्शन बैंड इज एट द हायर एनर्जी लेवल। वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपने एटम्स के चारों तरफ रहते हैं और वो मूव करने के लिए फ्री नहीं होते, एंड दे कैन नॉट conduct the electricity. And the electrons in the conduction band, they are free to move away from, and they are ready to conduct the energy if an outer energy field is applied. Clear? अब एनर्जी बैंड के बेस पर हम किसी भी सॉलिड को तीन टाइप्स में बांट सकते हैं। अगर जो मेटल्स होते हैं या कंडक्टर्स होते हैं उनमें जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो होते हैं या तो ओवरलैपिंग होते हैं या फिर उनमें एनर्जी गैप नहीं होता, वो दोनों से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। द एनर्जी गैप इज आइदर जीरो और द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड्स आर ओवरलैपिंग। In case of non-conductors, the energy gap is more than 3 electron volt, and in case of semiconductors, the energy band is less than 3 electron volt, so that at the room temperature or at the working temperatures, the electrons, after getting the thermal energy, they are able to jump from the valence band to the conduction band and they can conduct the electricity. अब इसमें एक सवाल और आता है कि आप कैसे इसको एक्सप्लेन करोगे कि सेमीकंडक्टर्स को जैसे हम हाई टेम्परेचर में रखते हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसका कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाती है, ऐसा क्यों? तो आप उसे इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दैट इन सेमीकंडक्टर्स द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड्स आर सेपरेट with an energy gap of less than 3 electron volt. So the valence band electrons needs extra energy to jump from the valence band to the conduction band, and only the conduction band electrons are available for conducting the electricity. So that is why more the number of the electrons in the conduction band, more is the conductivity. तो ऐसा कब होगा? जब हम उसे ज्यादा, जितनी ज्यादा थर्मल एनर्जी देंगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को जो है एनर्जी एक्स्ट्रा मिलेगी, एक्सटर्नल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी के रूप में हम एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हैं, तो जितनी ज्यादा थर्मल एनर्जी हम देंगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, और कंडक्शन बैंड में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। सो दिस इज अबाउट द conduction bands of the solids.